नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 5वां अध्याय। यदि आप लोग स्वर्णलता उपन्यास के सारे एपिसोड, अभी तो मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर रही हूँ, या आशापूर्णा देवी जी के बारे में या उनके अन्य एपिसोड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैंने उनके लिए जो ब्लॉग लिखा है आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर इस वीडियो में नहीं होता तो इसके नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर बन जाएगा, उसमें लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर लेखिका के बारे में या इनकी अन्य कहानियाँ उपन्यास के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 5वां अध्याय। जिद्दी स्वर्णलता क्या कुछ कर पाई सच में? समुद्र देखने की बड़ी ही इच्छा थी उसे। जीवन में देख सकी समुद्र? हालांकि इस इच्छा ने उसे जाने किस अतीत काल में विहल किया था। मुक्तकेशी जब मोहल्ला के दल के साथ श्री क्षेत्र गई थी उस समय क्या उम्र थी स्वर्णलता की? अचानक ही बात उठी, झटपट सब करा लेना है। मुक्तकेशी ने 2 जोड़ी बिना कौर की धोती धोबी से धुलवा ली, खुद्दू से सज्जी में ओढ़ने की चादर खिंचवाई। इनके सिवा तैयारी भी कुछ कम करनी पड़ी क्या? कंबल, तकिया, शहद, गन्ने का गुड़, ईसब गोल, अरबा चावल, साबूदाना, मिश्री, छोटी मोटी चीज़ों का क्या अंत है? फिर यहाँ हथेली पर जान लिए परदेश जाना, और माँ तीरथ करने जाएंगी। यह सुनकर लड़कियां भी एक एक दिन मिलने आई। सुशीला तो कितने दिन रह ही गई। मझली बेटी सुबाला भी आई, दूसरे ही दिन लौट गई। बड़ी ननद को सुवर्ण बड़े प्रेम की नज़रों से देखती है। उसमें महत गुण है, किसी से वैर विरोध नहीं, शांति प्रिय, जो कि मुक्तकेशी के पेट की संतानों में दुर्लभ है। ये सभी अशांति प्रिय हैं, बिना बात के बतंगड़, नाहक ही हो हल्ला, खामखी की जटिलता की सृष्टि करना, यही मानो इनका व्यसन है। खास करके स्वर्णलता के वकील सजले देवर और पति परम गुरु का। ये दोनों मानो अपनी उपस्थिति से सारे परिवेश को चौकन्ना किए रखना चाहते हैं। हर पल जोर से घोषित करना चाहते हैं, मैं हूँ। यही उनका विकास है। ऐसा ही होता है शायद। जिनमें अपने को विकसित करने का उपयुक्त कोई विशेष गुण नहीं होता, किंतु अपने को विशिष्ट देखने की इच्छा 16 आना होती है, उन्हीं में यह प्रवृत्ति जन्म लेती है। वही लोग अपने चारों ओर शोरगुल मचाकर एक आवृत्त की सृष्टि करके विशिष्ट बना सोचकर आत्मतृप्ति लाभ करते हैं। किसी भेड़िए या पालकी के कहर से 1-1.5 पैसे के लिए रास्ते में खड़े होकर प्रबोध ऐसे शोर शराबे का दृश्य उपस्थित कर सकता है कि सारे मोहल्ले के लोग हड़बड़ा दौड़ आते हैं। खिड़की खिड़की पर कौतूहल भरी आंखों की भीड़ लग जाती है, और प्रभास की महिमा घर में ही अधिक प्रकट होती है। प्रभास हर बात में पांव ठोककर कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि यह बात कही किसने, सुनना चाहता हूँ कि यह काम किसने किया। उसके बाद अपराधी के लिए हाथ से सिर तक काटने की व्यवस्था तो है ही। घनघोर मातृभक्त प्रभास चंद्र पग पग पर घर में माँ के सम्मान को शून्य होते हुए देखता है और उस कल्पित असम्मान के लिए तूफान उठाता है। अवश्य उसका प्रधान लक्ष्य ही होती है स्वर्णलता, क्योंकि स्वर्णलता ही गुरुजनों के मान सम्मान की रक्षा की नीति, नियम, धारा, अनुच्छेद आदि मानकर चलने में वैसी उत्साही ही नहीं है। वह यह नहीं जानती कि बिना कारण के गाली सुनकर चुप रहना चाहिए। वह नहीं जानती कि अहेतुक खुशामद और खातिर भी करनी चाहिए। इसलिए स्वर्णलता का नाम ना लेकर भी शब्द भेड़ी मानों की वर्षा करता है। जो माँ के सम्मान देकर नहीं चल सकती, वह अपना रास्ता देके इस घर में माँ का अपमान करके रहना नहीं चल सकता। इस तरह बहुत हजार बार रास्ता देखने का हुक्म पाकर आखिर स्वर्णलता ने रास्ता ही देखा था। फिर भी स्वर्णलता की निंदा से आसमान सिर पर उतर आया, इसलिए कि वह अलग हो गई थी। चूल्हा अलग करने की बात जुदा है, जैसे कि छोटी बहू बिंदु ने किया है, लेकिन घर अलग, ये बातें तो बहुत बाद की हैं। स्वर्णलता जब समुद्र देखने की सपना देखती थी तब उसने अलग होने का सपना नहीं देखा था। मुक्तकेशी श्री क्षेत्र जा रही हैं, वहाँ समुद्र है। मुक्तकेशी की फींची हुई चादर
और तकिए की खोली उठा ले जाने के लिए स्वर्ण रसोई की छत पर आई। यहीं मुक्तकेशी का विशुद्ध इलाका है, यहीं उनके कपड़े सूखते हैं। बड़ी अचार को धूप दिखाई जाती है। धूप हट जाने पर इन सबको उठा ले जाने का भार भी स्वर्ण का ही है, परंतु यह भार तो उसने स्वेच्छा से लिया है। सांझ में पहले ही तशर की साड़ी लपेटकर वह पास की इस नीची छत पर आ जाती है। गली के अंदर मकान छत में भी घुटी हुई हवा, और हो भी क्या, जिस छत पर चढ़ना नहीं उतरना होता है उस छत पर उत्ताल हवा का स्वाद कहाँ से आएगा। फिर भी अच्छा लगता है, फिर भी सामान्यतम मुक्ति। ऊपर हवा ना हो, चाहे पैरों तले गोबर और कोयले की बुकनी के गुल बिखरे पड़े हों, फिर भी तो सिर के ऊपर आकाश है। उस पर टूक आसमान की ओर निहारती हुई स्वर्ण कपड़ा सूखने वाली डोरी को पकड़े खड़ी रही। समुद्र क्या उस आकाश जैसा है? नहीं, उसमें तो लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, गर्जन होता है। कैसी अनोखी है वह महिमा। स्वर्णलता की सास मुक्तकेशी जाकर यह महिमा देखेंगी, किंतु उनके मन में उस समुद्र का मूल्य समाएगा कहाँ। वह तो एक बार भी नहीं कह रही कि समुद्र दर्शन को जा रही हूँ, कहती है जगन्नाथ दर्शन को जा रही हूँ, कहती है जगन्नाथ ने बुलाया है। कहाँ, स्वर्णलता को तो समुद्र नहीं बुला रहे। स्वर्णलता की आकुलता से मुक्तकेशी के चित्त की आकुलता क्या कम है? नहीं तो उन्होंने 4 धाम कैसे कर लिया, फिर दोबारा पूरी जा रही हैं रथ यात्रा देखने। केदार, बद्री, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, स्वर्ण के बिहार के पहले और बाद में कितनी ही जगह तो हो आई कि मुक्तकेशी टोले की महिलाओं से व्यवस्था पक्की करने आई। लड़कों को बुलाकर कहा, तुम चारों भाई कौन क्या दोगे सो कहो। लड़कों का मुंह तो सूखा पर हारा नहीं, बोले तुम्हें जो चाहिए कहो। इस बार भी कहा, लेकिन इस बार कुछ अधिक रुपए लगेंगे। रथ का समय है, अटका बांधना होगा, पांडा पूजा करनी होगी, गुड़िया बाड़ी भोग देना होगा। मुक्तकेशी जानती थी रुपया देना होगा तो प्रबोध ही देगा, सुबोध नहीं कह सकेगा, और सजला छोटा तो कंजूसी से नहीं देख सकेंगे। प्रबोध भी कुछ कम कंजूस नहीं था, स्वर्ण की लथाड़ से ही उसे खुला हाथ होना पड़ा है। प्रबोध की आमदनी आजकल ज्यादा है, जहाज घाट में लेन देन का काम कच्चा पैसा, इसलिए दाव देव में बच्चियों की ससुराल के तत्व भेजने आदि के मामले में आजकल माँ का भरोसा वही है। मात्र इसी कारण से अब तक सिर घुटाकर उस पर मट्ठा डालकर स्वर्णलता को घर से निकाल बाहर नहीं किया है मुक्तकेशी ने। रुपए पैसे के मामले में वह दरिया दिल है। मेरे पति का ज्यादा गया यह कहकर कोहरने की बात तो दूर, तुम्हें अधिक है तो अधिक दो कहकर पति की नाक में दम कर देती है। और बाकी तीनों बहुएं एक एक पैसे के लिए तो मरती जीती हैं। उतनी अच्छी है उमा शशि, पर पैसे के मामलों में कंजूसों की सरताज। मुक्तकेशी नित्य जो गंगा नहाती है उसमें क्या खर्च नहीं है। गाड़ी पालकी ना चढ़े, ठाकुर देवता को तो 2-4 पैसा देना पड़ता है, मंगतों को भी ढेला पैसा दिए बिना नहीं चलता, और फिर गंगा घाट पर 2-4 फल फलेरी भी तो हो गया, या माटी के 2 खिलौने ही, यह सब तो है ही। ये पैसे स्वर्णलता ही उन्हें देती है और अपने से देती है। इस बार भी प्रबोध ने जो उदार गले से कहा था, थोड़े से के लिए सबको कहने की क्यों पड़ी है माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से 100 तो मैं ही दे सकता हूँ, वो भी पत्नी के दबाव में आकर। लेकिन हाँ, मुक्तकेशी ने मर्यादा नहीं गंवाई। वह उदास भाव से बोली, भाई जिसकी जैसी क्षमता हो तुम लोग आपस में निपटो, मैंने सबसे ही कह दिया। मुक्तकेशी बहू की वदान्यता से विचलित नहीं होने वाली। स्वर्णलता खींचे हुए कपड़ों को उठाकर नीचे उतर रही थी कि बड़ी बहू के सजले लड़के ने आकर कहा, अरे ओ मजली चाची, मजे से तो छत पे हवा खा रही हो, जाकर देखो ना, उधर दादी तुम्हारी फजीहत कर रही है। बच्चे इसी भाषा के बोलने के आदी हैं, उन्होंने हर घड़ी यही भाषा तो सुनी है। स्वर्ण ने भौं सिकोड़ कर कहा, क्यों, क्या हुआ क्या? 700 बार पुकार चुकी है, सुनो जाकर। ओह, यानी 700 बार पुकारने पर जवाब नहीं मिला, यही कसूर बन पड़ा है। वह झटपट कपड़ों को उनकी जगह पर रख कर गई। पूछा, माँ जी बुला रही थी मुझे? मुक्तकेशी ने गंभीर और कठोर कंठ से कहा, बैठो। कुछ भी सियोकर स्वर्ण ने चारों तरफ ताका। परिस्थिति कैसी तो गड़बड़ सी लग रही थी। आसपास भीड़ थी, खून के मुजरिम के चारों ओर फैसला सुनने के लिए जैसे भीड़ जमा होती है, वैसे ही दलान के द्वार पर, रसोई के उसारे पर, भंडार के सामने उसकी जेठानी, देवरानियां और बच्चे बच्चियां खड़ी थी। सुशीला कहाँ है? वह क्या चली गई? किसके साथ? मुक्तकेशी ने पहले ही सुर में कहा, तुमसे निपट लेना जरूरी है मजरी बहू, तुमने केदार से क्या कहा था? शंकित होकर स्वर्ण ने ताका। भला केदार से क्या बोलेगी वह? केदार को तो वह पितृतुल्य समझती है। अवाक होकर पूछा, क्या कहा है? आसमान से गिर पड़ी? मैं पूछती हूँ, सिरों 76 जाने के बारे में नहीं कहा?
श्री क्षेत्र जाने की बात। स्वर्ण की आंखों के सामने पर्दा हट गया। हाँ, केदार से यह कहा तो था, किंतु वह इतना ही दोषावह है, इसलिए कुछ साहस के साथ बोल पड़ी। हाँ कहा था, लेकिन सच ही क्या, महज बात की बात। स्वर्ण ने यही कहा, लेकिन सच ही क्या, महज बात की बात। किंतु स्वर्ण के लिए वह इतना बड़ा सत्य था, स्वर्ण जानती तो थी। उस कहने के पीछे स्वर्ण ने अपने सारे चित्त को उन्मुख कर रखा था। समुद्र का सपना देखा था इसने, इसलिए उस दिन केदार से हाँ सास की तीर्थ यात्रा को सुनकर जिस केदार उनसे मिलने आए थे, सुशीला पहले ही देवर के बेटे के साथ बग्गी से आ गई थी। केदार दफ्तर से लौटते हुए आए। क्यों भाई, घर की गृहणियां कहाँ हो, द्वार पर अतिथि आया है, इस परिचित ठट्टा के साथ केदार अंदर आए थे। कल या परसों नहीं, कल ही। छोटी बहू बिंदु पहले ही घूंघट खींचकर मजाक कर बैठी। चूंकि कान को रोक रखा है इसलिए माथा आ पहुंचा। अच्छा। केदारनाथ दालान की चौकी पर बैठ गए। बोले, छोटी तो आजकल बड़ी फाजिल हो गई है। अजी साहिबा, जानती नहीं हो, इस बदनसीब के तो प्राणी इस घर में अटके रहते हैं। घूंघट के अंदर हंसती हुई बिंदु बोली, जानती हूँ। जानती हो तो एक चिलम तंबाकू तो पिलाओ। यह छोटी सलहज केदारनाथ की पोतोहू सी लगती है। अच्छा, भेज दे रही हूँ, आपके प्राणों के महाजन के हाथों ही भेज दे रही हूँ। बिंदु चली गई। केदारनाथ ने जरा जोर से कहा, बात फिक्र मार जो गई छोटी, मतलब क्या है इसका? मतलब समझा देती हूँ, कहती हुई बिंदु ऊपर जाकर भले मानसी स्वर्णलता से बोले, मजली दी, बड़े जमाई बाबू तुम्हें बुला रहे हैं। बड़े जमाई बाबू कब आए? खुशी से स्वर्ण का मुखड़ा खिल उठा। बिंदु ने और भी निरह गले से कहा, अजी अभी अभी आते ही उन्होंने तुम्हारी खोज की। जा रही हूँ, जो चिल्लम चढ़ाकर ही ले जाओ। स्वर्ण उतावली हो गई। वह दौड़ कर गई, धड़ से प्रणाम करके बोली, इतने दिनों से आए नहीं? केदारनाथ ने नकली गांभीर्य से कहा, आने से लाभ, गृहणी अतिथि को एक बीड़ा पान नहीं देती, एक चिलम तंबाकू नहीं देंगी। केवल चांद मुख देखने के लिए तो 2 कोस दौड़ना इस उम्र में नहीं पोसाता भाई। बेशक पोसाता है, स्वर्ण ने भरमुंह हंसकर बोली। सिर्फ 2 दिन बड़ी ननद जी का मुखड़ा नहीं देख पाया और दौड़ दौड़े आ पहुंचे? ना, देखता हूँ सभी सालियां फाजिल हो गई हैं। केदारनाथ बोले, अजी जनाब, वह मुख चंद्र देखते देखते तो आंखों में छाले पड़ गए। उस नत मटकाने वाले मुखड़े की याद आते ही डर हो आता है। यहाँ आता हूँ तो नाक में कील वाले शौकीन मुखड़े की आशा में। वही सब फिजूल की बात है। बैठी तंबाकू ले आती हूँ। स्वर्ण चली गई। उसने ख्याल भी नहीं किया कि बड़े जमाई बाबू के आने की सुनकर स्वर्ण के उद्भ्रांत सी होकर आने की नकल करती हुई बिंदु और ग्रीवाला आपस में मजाक बना रही थी। बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो मर्द ही। 30 पर जिसका पति पर पुरुष की छाया देखकर भी जामे से बाहर हो जाता है। जो भी कहो बहना, देखकर हंसी आती है। उन्हें घूंघट तो कपाल पर ही आ जाता है। स्वर्ण को इतना मालूम नहीं। पान तंबाकू लाकर वह डटकर बैठ गई। पूछा, अच्छा बड़े जमाई बाबू, आपने समुद्र देखा है? हाँ देखा तो है, लेकिन बहुत पहले अपनी माँ फुआ को जगन्नाथ दर्शन करा लाया था। बहुत दिन पहले? रेलगाड़ी हुई थी उस समय? पगली, उस समय पूरी की रेल कहाँ थी? हाय राम, तब तो बड़ी तकलीफ हुई होगी। सुनो मछली, तकलीफ सोचो तो तकलीफ, नहीं तो नहीं। और फिर कष्ट बिना किए कृष्ण भी मिलते हैं। मैं खूब कष्ट कर सकती हूँ, स्वर्ण ने धीरे से कहा। केदारनाथ हंस उठे। गला धीमा करके कहा, नहीं कर सकती तो मेरी सास के साथ कैसे निभ रही है? बस इसलिए स्वर्ण केदारनाथ को इतना मानती है। केदारनाथ स्वर्ण को समझते हैं, केदारनाथ इस घर को समझते हैं। स्वर्ण विहल सी हुई। फिर बोली, श्री क्षेत्र जाकर समुद्र देखा था आपने? स्नेह से केदारनाथ बोले, तुम्हारी ननद तुम्हें क्या यूं ही पागल कहती है? अजी समुद्र देखे बिना कोई जगन्नाथ से लौटता है? देखा भी और नहाया भी। स्वर्ण और भी नजदीक खिसक आई। खूब अच्छा लगा था आपको? कहने की बात है भला। दोनों बेला स्नान किया। स्वर्ण ने विरस गले में कहा, बड़ा विशाल, बहुत सुंदर, खूब लहरें हैं। हाँ हाँ, ऐसा वैसा खूब तंबाकू का दम लगाते हुए केदारनाथ ने कहा। किसी दिन तो सांझ को बालों पर बैठा रहता था, लौटने को जी ही नहीं चाहता था। आप तो ठीक मेरे जैसे हैं, स्वर्ण ने उमकते गले से कहा। इसलिए आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। केदारनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, हाय गजब। अरे एकांत में जो कहा सो कहा मछली, फिर मत कहना। मेरी घरनी और तुम्हारे उन्होंने 2 में से किसी एक ने सुन लिया तो क्या गुजरेगा, कहा नहीं जा सकता। ऐसे चलते मजाक की कोई परवाह नहीं करती स्वर्ण, यह तेज दिखाती हुई बोली। इस बला से मैं तो ननद जी को बुला बुला कर कहती हूँ, आपके पति देवता से मेरा ब्याह होता तो खूब बनता ना। यह तो घोर पागल है। मझले बाबू, अरे ओ मझले बाबू, जरा अपनी धरनी के मन की मुराद सुन जाओ। स्वर्ण बोली, छोड़िए भी, उन्हें क्या बुलाना, उनसे तो मेरा कभी मेल ही नहीं बैठता। अरे यह भी कोई बात है, मेल मिला लेना चाहिए।
अजी जो होने का ही नहीं वह कैसे होए? स्वर्ण ने एक बार की संभावना की जड़ पर चोट मारकर कहा। उस बात को रहने दीजिए, आप मेरा एक उपकार कीजिए जमाई बाबू, बिकी रहूंगी, माँ जी से कहिए वह मुझे भी साथ ले जाएं। कौतुक प्रिय केदारनाथ बिकी रहूंगी प्रसंग से कुछ मजाक जुटाना चाह रहे थे, परंतु स्वर्ण के आवेग से कांपते मुखड़े की ओर देखकर अपने को संभाल लिया। अवाक होकर बोले, साथ ले जाए? कहाँ? पुरी? पुरी? तुम्हें पुरी ले जाएंगी? मेरी पूजनिया सास जी? फिर तो हो चुका। समवयस्क केदारनाथ सास के बारे में ऐसा ठट्ठा करते ही रहते हैं। स्वर्ण ने कहा, वह मुझे मालूम है, तभी तो आपकी शरण में आई हूँ, आपके पैरों पड़ती हूँ। एक बार कहिए ना उनसे, आपके कहे ना नहीं कह सकेंगी। आह, समझ नहीं रही हो, कहना ही तो निंदा की बात होगी। सभी बहुओं के लिए कहता तो एक बात थी, सभी बहुएं। स्वर्ण ने तीखे गले से कहा, वे क्या समुद्र देखना चाहती हैं? उन्हें तो महज ढेरों पकाने और ढेरों खाने में ही आनंद आता है। आप मेरे लिए जरा कहिए तो। कहिएगा, पगली है बेचारी का बड़ा अरमान है। केदारनाथ ने शायद समझा यह पागल जैसी ही बातें करती है, फिर भी आमने सामने ही उसकी आशा पर पानी फेर देना नहीं बन पाया। स्नेह से बोले, अच्छा कह दूंगा। स्वर्णलता की आंखों के सामने आशा का दिया जल उठा। आनंद से डगमग करती हुई बोली, कह देखूंगा नहीं, यह आपको कर ही देना होगा जमाई बाबू। समुद्र देखने की बड़ी ही इच्छा है मेरी। लगता है एक बार समुद्र देख लूं तो मरने में भी हिचकना होगी मुझे। पगली की बात, अच्छा अच्छा कह देखूंगा। दिलासे के इसी तेल तले से अबोध सुवर्णलता ने आशा के दिए को जला रखा। उसे लगा पूरी का टिकट उसका खरीदा जा चुका। तब से 24 घंटे तक समुद्र के स्वप्न में डूबी रही वह। हठात किसी ने उसे वहां से खींचकर पत्थर पर दे मारा। मुक्तकेशी का दरबार लगा, जिरह शुरू हुई। क्या कहा है तुमने केदार को? स्वर्ण ने थमथमाते हुए कहा था जाने को जी चाहता है। बस इतना ही नहीं, यह नहीं कहा था कि बड़ी सजली छोटी बहू ढेरों खाती है? स्वर्ण ने अवाक होकर कहा, यह मैंने कब कहा? क्यों? जब बड़े जमाई की गोदी के पास बैठकर लाड़ लड़ाया जा रहा था, यूं ही क्या बहुओं को घूंघट और पर्दे में रखने का रिवाज है? मजली बहू, तुम जैसी औरतों के ही तो कारण। और भी 2 बहुएं हैं तो उनसे तो बात करती है, किंतु कहाँ, वे तो उनकी गोदी के पास नहीं बैठने जाती। गनीमत की पेबो ने देखा नहीं तो गुरु लघु मानता है वह। बड़े जमाई बाबू के पास बैठकर लाड़ लूटा जा रहा था। जगन्नाथ ले जाने की चिरौरी हो रही थी। वे लोग ढेरों खाती है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। मैं बड़ी दुलार हूँ, मुझे ले जाने को कहो। मैं पूछती हूँ क्यों, तुम में इतनी ढिठाई क्यों? वे लोग तुम्हारे बाप का खाती हैं। स्वर्ण को प्रसंग याद आ गया, इसलिए विस्मय जाता रहा। विरोध करती हुई बोली, मैंने वैसा सोचकर नहीं कहा था। तब तक बड़ी बहू की बेटी मल्लिका बोल उठी, नहीं कहा, मैंने सुना नहीं, टेम्पी ने भी सुना। तुमने बड़े फूफा जी से कहा नहीं कि वे ढेरों पकाती हैं ढेरों खाती हैं? अब झूठ बोल रही हो ना। इसमें मल्लिका को कोई दोष नहीं। इस घर के बच्चे ज्ञान चक्षु खोलने के साथ ही तो देखते आए कि सब लोग स्वर्णलता के खिलाफ हैं। स्वर्णलता सबकी आलोचना की पात्र है। स्वर्णलता को एक हाथ लेने की ही ताक में रहते हैं सब। फिर उनका भी तो मनोभाव वैसा ही क्यों ना हो। स्वर्णलता की अपनी बेटी पारुल भी क्या उन्हीं लोगों के दल में नहीं है? लड़के दोनों अवश्य माँ से हिले हैं। लड़की मल्लिका की ही जोड़ी है, किंतु आज मल्लिका के नसीब में दुख लिखा था। पुरखिन की तरह बोलते ही उसने एक जोर का थप्पड़ खाया। उसकी बात सुनकर स्वर्ण के माथे में आग जल उठी। हाँ कहा है और ठीक ही कहा है। तू रत्ती भर की लड़की, तेरी इतनी सरदारी काहे की रे? कहकर उसके गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ जमाकर वह अपने कमरे में चली गई। ख्याल ही नहीं रहा कि अधूरी विचार सभा ठक होकर उसकी ओर ताकती रह गई। किंतु कार्यभार समाप्त किए बिना क्या विचार सभा निश्चिंत हो सकी? वह मुलतवी बैठक फिर नए सिरे से नहीं बैठी। स्वर्ण का विचार हुआ। उस विचार के सिलसिले में समुद्र का कुछ आभास मिला। लहरें, हल्फे, गर्जन, लोना स्वाद, उसी की क्या कमी? वह भी तो अगाध अनंत जमा है बालू पर पछाड़ खाने भर की देर। और केदारनाथ तथा सुशीला, वे लोग तो पहले ही जा चुके थे। चेष्टा करने की चेष्टा में केदारनाथ आज भी आए थे। उन्होंने चर्चा छेड़ी नहीं कि कल का सारा इतिहास निकल पड़ा। उसके बाद ही आंधी उठी। परिस्थिति का आभास मिलते ही सुशीला ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चल दूँ? चलो, नजरों के सामने बेचारी बहू की क्या दुर्गत नहीं देख सकूंगी। उस दुर्गत से बचाने की चेष्टा करने से विपदा और बढ़ेगी ही है, कुछ अनजानी बात तो नहीं। फिर भी खैर नहीं हुई। 2-3 बच्चों की मां हो जाने पर भी प्रबोध ने मारपीट छोड़ दी थी, परंतु पराये पुरुष के निकट बैठकर लाड़ लड़ाने की खबर से वह अपने को काबू में नहीं रख पाया। खूंखार जानवर की तरह झपट पड़ा। दीवार से उसका माथा ठोकते हुए बोला, बोल, अब तो उस बुढ़े से नहीं बोलेगी, प्रतिज्ञा कर। नौच कर दांत काटकर सुवर्ण ने अपने को छुड़ाया और हाफती हुई बोली, नहीं करूंगी प्रतिज्ञा।
तो फिर तेरे प्यार के उस बुड्ढे का ही खून कर दूंगा। कर देना, संसार में 2 विधवाएं होंगी और क्या, खून करने से रिहाई तो नहीं मिलेगी, तुम्हें भी फांसी पर चढ़ना होगा। इस दुस्साहस प्रधा के सामने प्रबोध सन रह गया। हाँ, ऐसा ही स्वभाव है उसका। शायद दुर्बल चरित्र का ही ऐसा स्वभाव होता है। केचुआ को तनकर खड़े होते देख वे डर जाते हैं और अपने को संभाल लेते हैं। स्वर्णलता यदि उमा शशि होती, प्रबोध जाने कब का उसे ठुकराकर छोड़ देता और कच्चे पैसे के सद्व्यवहार का रास्ता खोजता। लेकिन स्वर्णलता की यह दुस्साहस प्रधा ही एक जबरदस्त आकर्षण है। इसलिए प्रबोध एक बार होश हवास गंवा बैठकर पीटता है और दूसरे ही क्षण ज्ञान शून्य होकर पैरों पड़ने लगता है। उस दिन भी शुरू से सन होकर ही सहसा उसने सुर बदला। स्वर्णलता के नाखून की खरोच के छिले स्थान को फूकते हुए बोला, उफ, नाखून और दांत तो बाघ का विष है। फांसी पर लटकाने की मुख्य गवाह शायद तुम ही होगी। 1000 बार। प्रबोध के गले में मान का सुर बज उठा। सो जानता ही हूँ, इस आपदा के मर जाने से तुम जी जाओ, यह जानना बाकी नहीं है, मगर यह ख्याल कि उसी के साथ तुम्हारा मछली खाना भी तो जाता रहेगा। स्वर्णलता उजड़े जुड़े को संभालकर अपना तकिया फर्श पर डालकर लेटती हुई बोली, तुम लोगों की तरह खाना ही मेरे लिए चतुर्वर्ग नहीं। यानी विधवा ही होना चाहती हो? हाँ, वही चाहती हूँ। सुन लिया ना, अब क्या करोगे? मेरी प्रार्थना पूरी करने के लिए जहर खाओगे या फांसी लगाओगे? ऐसी स्त्री को प्रबोध किस उपाय से दबाए? मार डालने के सिवा तो और कुछ किया नहीं जा सकता, किंतु प्रकृति के एक निष्ठुर कौतुक के पेश से वह खुद ही निराकाबू है। इतना कुछ होने के बावजूद माटी पर लेटा वह लंबा स्वस्थ बलिष्ठ शरीर मानो 1000 हाथों से उसे खींचने लगा। 3 बच्चों की माँ हो गई, फिर भी तंदुरुस्ती उसकी जरा कम नहीं। लिहाजा अब खुशामद की बारी। किंतु वह कुछ अजीब सी लुब्ध पुरुष की गहरी रात की उस विचित्र चेष्टा का इतिहास मरकर जी जुड़ा लेने के सिवाय स्वर्ण को ही इससे छुटकारे का क्या उपाय है? रात को किवाड़ खुलकर निकल आने का बचपना करना अब नहीं चल सकता। चारों ओर 40 आंखें हैं। छोटों की सोचते ही वह तीव्र आकांक्षा बुझ जाती है। परंतु मरने का उपकरण भी तो दुर्लभ है। सांस के बाद की मालिश की एक दवा छिपाकर रखी जरूर है, परंतु उस पर खास वैसी आस्था नहीं। फिर क्या हंसी कराएगी? मरने की चेष्टा करके नहीं मर पाकर फजीहत कराएगी। उससे यह विश्वास कर लेना ही अच्छा है कि किसी और की तरफ उसके ताकते ही प्रबोध के दिमाग में आग दहक उठती है। भले बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता, इसलिए वह ऐसा कर बैठता है। कारण तो साफ ही है, प्रेम की अधिकता। पैरों पर सिर पीटकर यही समझाना चाहता है प्रबोध। बिटिया दादी के पास होती है, किंतु बच्चे दोनों भी तो बड़े ही हो रहे हैं। उनकी नींद के गाढ़ेपन का विश्वास नहीं। अंत में उस अधिकता को समझाने के अलावा या समझने के अलावा चारा ही क्या है?